Today is our topic Charak and his contributions. As you know before about Sushruta and Nagarjuna, three scientists ancient पुराने जमाने में, जिनको हम आज की तारीख में साइंटिस्ट कहते हैं, उस समय हम लोग या तो दार्शनिक कहते थे या तो ऋषि मुनि कहते थे। आपको हमने तीन नाम बताया था, नागार्जुना, सुश्रुत एंड चरक। नागार्जुन का रस रत्नाकर, सुश्रुत की सुश्रुत संहिता। इन दी सेम वे चरक का मेन कंट्रीब्यूशन है चरक संहिता। जैसा कि आपने नाम देखा है चरक, इज द फादर ऑफ आयुर्वेदा, आयुर्वेद के जनक। ऐसा माना जाता है कि 300 बीसी 200 से 300 बीसी के लगभग कार्यकाल। आप लोगों ने सुना होगा हमारे देश की सबसे प्राचीन तक्षशिला और नालंदा, इन्होंने तक्षशिला में ही अध्ययन भी किया और वहीं पर प्रैक्टिस भी किया। ये आयुर्वेद के जनक माने जाते हैं। जो मैंने आपको बताया था कि आयुर्वेद दो शब्दों का संधि है, आयु प्लस वेद। नॉलेज ऑफ लाइफ, जीवन का ज्ञान, ये है आयुर्वेद। यह आयुर्वेद आपके 4 वेदों में अथर्ववेद का एक वेद माना जाता है। तो चरक एंड हिज कंट्रीब्यूशंस का मतलब मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोडक्शन ऑफ चरक एंड उनका कंट्रीब्यूशन। तो चरक has one of the principal contributors to ancient art and Ayurveda science. Ayurveda science is a systematic knowledge of medicines and lifestyle developed in ancient India. And Charak Samhita is known as Encyclopedia of Ayurveda. सारे दवाइयों की ये इंसाइक्लोपीडिया मानी जाती है। चरक के बारे में जान लें। ये पंचनद, जिसको अब आप पंजाब कहते हैं, उस स्थान पर इनका जन्म माना जाता है। कुषाण वंश के राजा कनिष्क के राजवैद्य के रूप में माने जाते हैं। इनका कंट्रीब्यूशन है कि अपनी चरक संहिता में लगभग 12,000 श्लोक कंपाइल हैं। 2,000 से अधिक मेडिसिन का वर्णन है। 2,000 से अधिक मेडिसिन का वर्णन किसमें है? चरक संहिता में। चरक के नाम से जान लें कि चरक का मतलब क्या होता है। चरक का लिटरल मीनिंग है वॉन्डरिंग स्कॉलर आर वॉन्डरिंग फिजिशियंस। वॉन्डरिंग माने चलने फिरने वाला। चरक का मतलब है चलायमान, चलने वाला। इनका काम क्या था? ये चल चल करके जगहों जगहों पर जा करके लोगों को आयुर्वेद के बारे में, दवाइयों के बारे में बताते थे और उनका इलाज करते थे। इसलिए इनका नाम चरक हो गया। मुख्य काम इनका क्या है चरक का? चरक संहिता, इसको हम आप पढ़ते हैं। चरक संहिता में है क्या? 12,000 श्लोक हैं, 2000 मेडिसिन का जिक्र है और
8 पार्ट्स है, 8 पार्ट्स, 120 चैप्टर्स, 8 पार्ट्स, 120 चैप्टर्स। प्रीवियस में आपको लेके चले जाएं अपनी नॉलेज की वृद्धि के लिए। तो शुरू में कहा था कि 2 भाग में था, पूर्व खंड उत्तर खंड 5 भागों में था और 184 चैप्टर्स थे, 700 मेडिसिन थी, 1120 इलाज के बारे में बीमारियों। क्लियर? इनमें कितना आपको याद करना? 8 पार्ट्स, 120 चैप्टर्स। अब 8 पार्ट्स क्या क्या हैं, इनको आपको जानना है 8 पार्ट्स के बारे में। 8 पार्ट्स आप देख लीजिए। पहला लिखिए सूत्र स्थान। सूत्र स्थान पहला इनका है सूत्र स्थान, दूसरा निदान स्थान, तीसरा विमान स्थान, चौथा शरीर स्थान, पांचवा इंद्रिय स्थान, छठा कल, सिद्धि स्थान। 8 पार्ट्स आपको दिखाई दे। इसमें अगर आप बात करें कि सूत्र स्थान में क्या है, फार्मूलाज है। फार्मूला कैसे? सूत्र पर जीवन कैसे समृद्ध है, जिसमें पथ अपथ, आचार विचार, कह सकते हो कि 3 चीजें मुख्य रूप से हैं, डाइजेशन, मेटाबॉलिज्म एंड इम्यूनिटी। ये 3 फैक्टर्स हैं जो हमारे शरीर को स्वस्थ रखते हैं और 3 का फंक्शन जरूरी है। डाइजेशन ठीक हो, मेटाबॉलिज्म सही हो और इम्यूनिटी। और यह सूत्र स्थान जिसको हम लोग 30 चैप्टर्स में रखा गया है, इसको हम कह सकते हैं, इस पर आधारित है सूत्र पर जनरल प्रिंसिपल्स। जो आपका निदान है रोगों का, कि कैसे रोगों का निदान, कारण समझिए। निदान कैसे होता है? 3 चीजें हैं, फर्स्ट काज, फिर सिम्टम्स, देन क्योर। कारण पता करो, फिर लक्षण पता करो, तब इलाज करो। इसको बांटा 8 चैप्टर्स में। इसको आप पैथोजन या पैथोलॉजिस्ट कह सकते हो। पैथोजेंस है। उसके बाद फिर विमान स्थान, ये भी 8 चैप्टर्स में है, जिसको हम लोग कहते हैं कि पता करो सिम्टम्स क्या है। शरीर 8 चैप्टर्स, जिसको आप पढ़ते हो। एनाटोमी, किसी का भी इलाज करना हो तो सबसे पहले उसकी शारीरिक संरचना को समझना आवश्यक है। उसके बाद इंद्रिय। इंद्रिय का मतलब क्या होता है? सेंसरी ऑर्गन, जो हम आप पढ़ते हैं। तो ये है सेंसरी ऑर्गन बेस और ये 12 चैप्टर्स है। सेंसरी ऑर्गन बेस्ड। इसके बाद फिर आपका आता है चिकित्सा। फिर आपका आता है ये चिकित्सा, जिसको आप लोग कहते हो कि कैसे हम इलाज कराएं, जिसकी हम लोग आज की भाषा में कहते हैं थेरेपी। क्या कहते हैं? थेरेपी। तो यह है 30 चैप्टर्स में
एस्थेटिक्स। उसके बाद विकल्प, जिसमें दो चीजों का है, साध्य और असाध्य। कुछ सामान्य रोग होते हैं, कुछ विशेष रोग होते हैं। कभी आपने सुना होगा कायाकल्प कर देना, तो आज फिर मैं बता दूं, जिस तरीके से सुश्रुत जो थे वो शल्य चिकित्सा के जनक माने जाते हैं, उसी तरीके से आपके चरक जी काय चिकित्सा के, काय का मतलब क्या कहते हैं बॉडी, और उसे क्या कहते हैं कायाकल्प कर देना। कायाकल्प कर देना आपने सुना होगा, कहते हैं कुछ जड़ी बूटियां आती कि पुनर्नवा हो गए, बुढ़े से जवान हो गए, हाँ कहते कायाकल्प उनका हो गया। तो कल्प में आपके चैप्टर्स हैं 12, और इसमें आप क्या पढ़ते हो, फार्मास्यूटिक्स, फार्मास्यूटिक्स एंड टॉक्सिकोलॉजी। अब लास्ट आता है आपका, ये भी 12 चैप्टर्स में है, क्लियर कर लेना। 12, 36, 8, 24, 60 और 30, 30, 60 कितना हो गया 120। सिद्धि का मतलब है सक्सेसफुल ट्रीटमेंट। आपको फिर मैं बता दूं, साइलेंट व्यवस्था आप अपने सक्सेसफुल ट्रीटमेंट के लिए बनाए रखिए, क्योंकि आपको मैंने बताया था कि जरा सी गलती में हमारे आपके सारे परिश्रम का फल खराब हो जाता है। इसलिए थोड़ा सा पेशेंस रखिए और समझने की कोशिश करिए। जो भी कुछ चीजें हैं वो आपके फायदे के लिए है और हमेशा के लिए। एक बार का लेक्चर आपको हमेशा के लिए मिल जाएगा। तो ये सक्सेसफुल ट्रीटमेंट, इसको हमने कहा 8 पार्ट से बना है। इन 60 में जब हम बात करते हैं तो ये कहते हैं कि ये जो 8 है, ये 8 भाग से या 8 चीजों से मिलकर के बना है। वो 8 चीजें कौन कौन सी हैं, ये भी 60 भाग में बता रहा हूँ। फाइव जो है, 5 ये है प्रकृति। 5 क्या है, प्रकृति। इसको आप नेचुरल कह सकते हो, प्रकृति। 1 जो है ब्राह्मण, जिसको ब्रह्म कह सकते हो, ब्रह्मांड कह सकते हो। ब्रह्म, ब्रह्मांड और ब्राह्मण ये तीनों है सोर्स ऑफ एनर्जी, सिंबॉलिक ऑफ एनर्जी। यहाँ से हमको शक्ति मिलती है। और नेक्स्ट जो है 3 दोष हैं, 3 दोष और प्लस 3 ही आपके गुण हैं, तो आप कह सकते हो प्रॉपर्टीज। अब आप इसको बात करिएगा चरक संहिता में। 5 प्रकृति, जिसको आपने कहा था 5 महाभूत तत्व। 5 महाभूत तत्व में आपको हमने कहा था क्षिति, जल, पावक, गगन, समीरा। क्षिति क्या है, अर्थ। जल, पावक क्या है, गगन क्या है, आप ध्यान से देखिएगा। 5 हो गया। जो ब्राह्मण मैंने बताया ब्रह्मांड का प्रतीक है, सब कुछ इसी में होगा। जो आपको 3 दोष मैंने बताया है, उन 3 दोष में देखिए, वात, पित्त और कफ। वात, पित्त, कफ। और ये जो हमने प्रॉपर्टीज बताई है, क्या है, सात्विक,
तामसिक, राजसिक, सत्व तम रज, कहते हैं शुद्ध सात्विक है, वो कहते हैं तमस वाला लेते हैं भोजन, और वो कहते हैं उनका राजसिक है। तो 3 गुण, 3 दोष, 5 प्रकृति, 1 ब्रह्मांड। क्लियर? अब जब आप बात करोगे कि क्षितिजल पावक गगन शरीरा, पंच तत्व से बना शरीरा, पूरा ब्रह्मांड भी इन्हीं 5 तत्वों से बना है। ये अगर बैलेंस है तो इन्वायरमेंट आपका शरीर क्या है, स्वस्थ और संतुलित है, बैलेंस है। इनमें अगर इनबैलेंस हो जाए तो डिजीजेज हो जाएंगे। प्रकृति में हो जाए तो पोल्यूशन हो जाएगा, शरीर में हो जाए तो रोग हो जाएगा। अब कई बार मैंने बताया आयुर्वेद का ज्ञान से अलग हटके कि सबसे पक्का साथी आपका शरीर और सबसे पक्का दुश्मन उसका रोग। तो अपने शरीर से खूब प्यार करिए और जो शत्रु है उससे लड़िए, उस पर मुरव्वत मत करिए। यही मेन कारण है। चरक संहिता एक अपने आप में कंप्लीट नॉलेज है, जैसा बताया इंसाइक्लोपीडिया लाइफ के बारे में। चरक साहब केवल आयुर्वेद के ही ज्ञाता नहीं थे, सांख्य दर्शन भी जानते थे, विचार दर्शन भी था, वैशेषिक दर्शन भी था, मानवता आधारित इनका ज्ञान था। चरक साहब स्टेटमेंट देखिए क्या कहते हैं। कहते थे कि ये शरीर व्याधि और वेदना का आश्रय है। व्याधि और वेदना को रहना होगा तो शरीर में रहेगा, और जो आयुर्वेद है वो इनका मुक्ति दाता। दूसरा, अपने शिष्यों को और सभी को कहते थे कि एक डॉक्टर को, एक चिकित्सक को ज्ञानवान और बुद्धिमान होना बहुत आवश्यक नहीं है, बल्कि उसको क्या आवश्यक है कि वो सदाचारी हो और दयावान हो। ये शिक्षक पर भी लागू होता है कि बहुत शिक्षक ज्ञानी हो, ज्ञान आपको सही ना दे। तो एक शिक्षक जो कम से कम विद्यार्थियों को समझे, उनकी भावना को समझे, उनके कल्याण के सोचे, वही वास्तविक शिक्षक भी है। कहते थे बहुत ज्ञान और समझदारी का दीपक लेकर के अगर वो चिकित्सा करने जाता है और बीमारी के बारे में और बीमार के बारे में सहानुभूत और मानवतापूर्ण विचार नहीं रखता है तो इलाज नहीं करता। समझदारी चाहिए, दया चाहिए, उस शरीर को ठीक करना है, उसके साथ पूरी इलाज का कारण जाने और तब इलाज करेगा तो सफल हो जाएगा। ये चरक की मानवता वाली सोच। अब जो आपको मैंने बताया कि ये 5 है, इम्बैलेंस हो गया, पर्यावरण में इम्बैलेंस होगा, शरीर में भी। आप ध्यान से देखें, वात जिसको हम लोग क्या कहते हैं, गैस बनी है। वात माने वायु। वायु कब होगा? जब हमारे साथ स्पेस और क्या बन जाएगा, एयर। स्पेस और एयर का कॉम्बिनेशन हुआ, वात बन गई है। रोग ठीक से होता है। डॉक्टर लोग देखोगे पहले नाड़ी से इलाज करते थे, नाड़ी देखते, कोई ट्रीटमेंट नहीं था। तो बहुत सारे टेस्ट आ गए, ब्लड टेस्ट कराओ, ये टेस्ट कराओ, एक्सरे कराओ, ईसीजी कर, पता नहीं कितना। नाड़ी देख के बाद पूरा पता रहता था कि सिम्टम्स क्या है। तो 3 मेन रोग थे, वात, पित्त, कफ। वात कब बनेगा वायु? जब खाली जगहों पर हवा तो डकार आएगी। आप ध्यान दीजिएगा, पित्त, पित्त का मतलब होता है जब बनता है तो बहुत जलन वाला अजीब टाइप का डकार बनता है। अब जलन जब शब्द आ गया तो हम कह सकते हैं फायर, वाटर। अब कफ जो है वो है वाटर। इनके कॉम्बिनेशन से होता है। हमको कारण पता लग गया, अगर कारण पता चल जाए तो निवारण हो जाए, सही कारण। इन 3 दोषों के कारण हमारे शरीर में तमाम प्रकार की व्याधियां
तमाम प्रकार के रोग आते हैं, और जो उन लक्षणों को पकड़ लेता है वो उसका सफल ट्रीटमेंट कर देता है। ये चरक संहिता के बारे में आपने समझ लिया। 8 पार्ट, 120 चैप्टर्स, 120 चैप्टर्स, किन किन पार्टों में कितने चैप्टर्स, उनका रोल क्या है और किस किस से वो मिलकर है। अब आपको थोड़ा सा इनकी इंटरेस्टिंग कहानी आपको बता देता हूं। कहा आपने अभी तक पढ़ा कि चरक संहिता, चरक संहिता हर गुरु की पहचान उसके शिष्यों से होती है। चरक संहिता वास्तव में जो आई है वो आई है अग्निवेश तंत्र से। ऐसा माना जाते हैं, पूरी हिस्ट्री में चले जाएं, कि जो सारा ज्ञान सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी को था, और ब्रह्मा जी ने अपना वो ज्ञान अश्विनी कुमारों को दिया। अश्विनी कुमार ने उस ज्ञान को इंद्र को दे दिया, और इंद्र जी आए ऊपर से, और उन्होंने प्रयागराज में, अगर आपने सुना होगा, बहुत फेमस ऋषि थे भारद्वाज। भारद्वाज को अपना ज्ञान दिया। भारद्वाज के भी बहुत सारे शिष्य थे जिनको वो पढ़ाते थे। उसी में आत्रेय ऋषि थे। आत्रेय ऋषि के शिष्य अग्निवेश, और अग्निवेश ने लिखा अग्निवेश तंत्र। उस अग्निवेश तंत्र को मॉडिफाइड कर दिया चरक ने, जो आज की तारीख में चरक संहिता के नाम से। तो जहां तक मुझे समझ में आ रहा है कि चरक के बारे में, चरक संहिता के बारे में आपको लगभग सारी बातें मैंने बता दिया है। तीनों को आप पढ़ लीजिएगा, नागार्जुना को, चरक को और सुश्रुत को। इनको ट्रिनिटी ऑफ मेडिकल साइंसेस कहते हैं, जिसको आप त्रिदेव कह सकते हो, त्रिमूर्ति कह सकते हो। देवता उसे कहते हो जो देता है। इन्होंने वास्तव में मानवता के लिए, मनुष्य के जीवन के लिए वो चीज दे दी है जिसका कोई मूल्य नहीं है। तो आज हम लोगों ने चरक संहिता, चरक और उनका कंट्रीब्यूशन पढ़ा। अब नेक्स्ट पे हम लोग अपनी केमिस्ट्री में आ जाएंगे। धन्यवाद।